ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्वयं की दलीलें पेश भी की हैं, पैरवी भी करती हैं और सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहती हैं कि एसआईआर का मकसद ममता बनर्जी के अपने वोट बैंक को काटना है और एसआईआर और तमाम जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। यानी कि इस देश की संवैधानिक जो संस्था है उस पर यह आरोप है कि वो भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर कह चुका है कि हम एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये देश की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है। अगर इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डीजीआई को ये नोटिस भेजा है कि आप जिस प्रकार से वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें आप जो है कहीं ना कहीं देख रेख कीजिए। ममता बनर्जी को भी ये बोला गया कि आप अपनी बंगाल की पुलिस के कुछ जो कर्मी हैं उन्हें आप आदेश दीजिए कि वो चुनाव आयोग के साथ एक तरीके से साठगांठ के साथ में एक तरीके से अच्छे से मिलकर के काम करें और इस प्रक्रिया को सही ढंग से कराने का भी काम करें। लेकिन पूरा का पूरा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। ममता बनर्जी अभी भी यही आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें इस तरीके से सुन नहीं रहा है। सर उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लगातार जो है आपके बातें सुनते रहते हैं और आपको पता ही है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी है अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार की हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन ममता बनर्जी और उनके तमाम नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा की भाषा बोल रहा है, चुनाव आयोग किसी बात को मान नहीं रहा है, वो हमारे लोगों के वोट काट रहा है, हमारे लोगों के नाम काट रहा है। आप इस पूरे मामले को कितना गंभीर लेते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक है। इस पर फैसला पिछले साल ही आ चुका है। अब इसको समझते क्या हैं साधारण आदमी के लिए मैं आपको समझाऊं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है जितना हवा ये बनाना चाह रही है वैसा नहीं है। एसआईआर में बीएलओ जाता है आपके घर पे, आपकी पूरी डिटेल लेता है, कितने सदस्य हैं, 18 साल से ऊपर कितने हैं, तो वो वोटर हो गए। उनका नाम लिखने के बाद फिर प्रक्रिया ये है कि आपके अपने माता पिताजी, दादा दादी या कोई परिवार के पहले जो वोटर लिस्ट में थे उसका आप एक्सट्रैक्ट दे दीजिए। वो एक्सट्रैक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, अदरवाइज़ भी डिस्ट्रिक्ट में होता है, सब जगह होता है। तो अब इसको एसआईआर, ये तो बहुत ही अच्छी सूझबूझ का काम है और ये होना भी चाहिए। यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो चुनाव होता है उसमें भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। संविधान भी कहता है, समाज भी कहता है, नागरिक भी कहते हैं, देश भी कहता है। तो अब इसमें तकलीफ़ क्या हो रही है ममता बनर्जी को कि जो घुसपैठिए हैं वो वहाँ पर वोटर बने हुए हैं। अब मैं इसको तो बोलना बड़ा आसान है लेकिन प्रूव करना थोड़ा टेढ़ा है कि उन्होंने बनाए हैं, किसने बनाए हैं। घुसपैठियों का वोट कैसे बनता है? 2005 में हमें याद है कि संसद में ममता बनर्जी जो है स्पीकर के वेल में जाती है और वहाँ पर कागज़ फेंकते हुए कहती है कि तब सीपीएम की सरकार थी वेस्ट बंगाल में, तब वो ये कहती है कि घुसपैठियों का मुद्दा है और वो खुद घुसपैठियों के मुद्दे पर ही संसद में हंगामा भी कर रही थी कि हमें जो है घुसपैठी भारत में आ रहे हैं उन्हें रोकना है। लेकिन सत्ता में आने के बाद में वो कभी ये मुद्दा उठाई भी नहीं है और शायद वापस से उन्हीं घुसपैठियों का क्या वो इस्तेमाल करने लग गई है अपने वोट बैंक में। एक तरीका उन्हें दिख गया ये। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो उनकी घबराहट है, जो उनकी बिलबिलाहट है, जो लगातार पहले उन्होंने 5 चिट्ठियाँ लिखी, फिर उनको याद आया कि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और बंगाल की ओर से जो भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं शायद वो अच्छे से ना कर पाएँ, इसलिए मैं जाकर वहाँ बहस करूँ। और वो आई भी 2 तारीखों पे उन्होंने बहस भी की है। उनकी बहस का जो भी लबोलबाब है आप सबको पता है, सबको दिखाई भी दे रहा है। सोशल मीडिया पे उनके प्रशंसक उस चीज़ को दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। और वो ऐसा हो गया है कि जो पॉलिटिकल ड्रामा वो करती थी अब वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लीगल ड्रामा भी उन्होंने शुरू कर दिया है। आपने कहा कि पॉलिटिकल लीगल ड्रामा शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की ऐसी दलील पेश की है। वो कहती है कि एसआईआर में इस तरीके से नाम काटे गए हैं कि कोई लड़की शादी के बाद जब अपने पति के घर जाती हैं तो वहाँ सरनेम चेंज कर लेती है, उस पर भी एसआईआर की प्रक्रिया में उसका नाम काट दिया गया है। कई बार अगर वो अपना सरनेम चेंज नहीं करती है तो इस बात को लेकर के भी नाम काट दिया गया है। वो कह रही कि कहीं ना कहीं एसआईआर जो कुछ भी हो रहा है ये तथ्यात्मक नहीं है, इसमें अपने हिसाब से जो चुनाव आयोग है वो काम कर रहा है। जहाँ उसको सही लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में वोट डाल सकते हैं वहाँ पर उस हिसाब से काम कर रहा है, जहाँ लगता है कि हमारे वोट काटने वहाँ उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इस चीज़ को स्पष्ट समझने के लिए आपको ये समझना होगा, बीएलओ जो होते हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वो किसी के इशारे पर काम नहीं करेंगे, कम से कम भाजपा के इशारे पर तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी उनको अपने इशारे पर काम कराती रही हैं, इसलिए उनको अब डर लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी पकड़ी ना जाए।
तो ये अब आप इस चीज़ को देखिए, समझिए कि ये संवैधानिक रूप से कहाँ पर क्या बोल रही हैं। जो ममता बनर्जी जो कोर्ट में आर्गुमेंट कर रही थी वो सिर्फ फैक्ट्स पे था, और जैसे हाउस में फ्लोर पर नेता भाषण देते हैं वैसा भाषण देने की कोशिश कर रही थी। अब हमारे न्यायपालिका की मजबूरी ये है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर न्यायपालिका के सामने आकर अपने आप को कहता है कि मैं बहस करना चाहती हूँ, तो न्यायपालिका उसको मना करेगी तो एक बहुत बड़ा बाउंडर भी खड़ा हो जाएगा। और वही वो चाह रही थी लगता है, तो उन्होंने सुना उस चीज़ को, लेकिन आप उसको गौर से अगर सुनेंगे तो कोई उसमें संवैधानिक कोई भी विषय ऐसा नहीं उठाया गया है जिसके अंतर्गत वो दिखा सके कि ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये करने की, एसआईआर करने की कोई संवैधानिक शक्तियां नहीं हैं। इसके उल्टा ही आप देखेंगे कि मैं तो ये कहता हूँ, कोर्ट भी ये कह चुकी है और जो गवर्नमेंट की ओर से बहस हो रही है उसमें ये चीज़ है, और ये सच्चाई भी यही है कि संवैधानिक शक्तियाँ हैं, बिल्कुल हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो हमारा बना उसके अंतर्गत ईसीआई बनी, और उनका एक दायित्व है कि वो हमारा जो वोटर लिस्ट है उसको प्योर रखें। प्योर से मतलब ये हो गया कि जो लोग मर गए हैं, दुनिया में नहीं हैं, उनका वोटर लिस्ट में से नाम हटाना होगा। कई लोगों को ऐसे लेकर के आई थी साथ में अपने, कह रही कि देखिए ये तमाम लोग हैं जिनको मृत दिखाया गया है, लेकिन इस तरीके से ये जीवित भी है और उनका नाम भी काटा गया है। तो वो तो कह रही कोर्ट के सामने कई ऐसे प्रमाण रखे हैं ममता बनर्जी ने, उसके बाद भी जो डिले हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं क्या तारीख आगे बढ़ा करके ममता बनर्जी का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके जो समर्थक है उनका यही मानना है कि चुनाव जितना नजदीक आ जाए सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से बहस को जो है थोड़ा ढील दे रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर किसी का नाम गलत तरीके से बीएलओ ने या किसी ने भी काट दिया है तो उसके पास रेमेडी है, उसको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल के किसी गांव में काटा गया है तो 15 दिन के अंदर वो प्रोटेस्ट वहां पर डाल सकता है, और उसके बाद वहां के न्यायालय में, वहां की हाई कोर्ट में भी जा सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि वो किन लोगों को लाई हैं और वो उनका कैडर है, और वो क्या खेल खेलना चाह रहे हैं, किस तरह से मीडिया को या बंगाल के लोगों को किस तरह से मिसगाइड करना चाह रहे हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं। आप देखिए, किसी का जैसे शादी हो गई, किसी लड़की का नाम के आगे सरनेम लग गया हस्बैंड का, तो वो तो दिख जाता है उसमें, उसका जो वोटर लिस्ट का जो पहले से जो उसका वोटर लिस्ट में नाम था वो नाम रहेगा ही रहेगा। वो बहुत चुटकी बजाकर, अगर मान लीजिए किसी ने गलती की है, किसी बीएलओ ने गलती की या डेस्क पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर ये गलती हुई, तो वो तो मिनटों का काम है, हो जाएगा। अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, नहीं तो वो हाईकोर्ट चले। आपत्ति है कि देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, हर पार्टी, ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या वो ये कोशिश कर रही है कि चुनाव नजदीक है और शायद इस बात थोड़ा उन्हें लग रहा है कि कहीं स्थिति जो है वो शायद उनकी खराब हो जाए, तो ये मामला अगर कोर्ट में रहे तो चुनाव प्रभावित हो सकते हैं उससे? मुझे नहीं लगता। राजनीतिक रूप से तो मैं बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हूँ तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये जो कर रही हैं इसका कोई इम्पैक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो। कोई क्या आपको ये लग रहा है कि अगर ये मामला कोर्ट में रहे, लगातार रहे, और कुछ और भी अगर ममता बनर्जी जो है वो एंड मोमेंट पर कुछ ऐसी दलील पेश कर देती है, तो क्या उससे चुनाव प्रभावित होने की संभावना है कि चुनाव की डेट आगे पीछे होने की संभावना रहेगी इस मामले को लेकर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं। इस केस में तो होगा ही नहीं। आपको याद दिला दूं कि अभी से 6-8 महीने पहले, या मेरा ख्याल साल के अंदर की बात है, कि बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो उस पर बहुत बहस की गई, यही दलीलें लेके आई गई, और फिर उसके बाद जजमेंट आया। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रक्रिया एसआईआर की है, इसके संवैधानिक शक्तियाँ ईसीआई के पास है, ये स्पष्ट किया। और उसके बाद एसआईआर के बाद चुनाव भी हुए। अब ममता बनर्जी इस चीज़ को क्यों रोकना चाह रही हैं, किस तरह से रोकना चाह रही हैं? कहीं उनके जो घुसपैठिए वोट बैंक हैं, कहीं आपने देखा होगा अभी से थोड़े दिन पहले, मेरा ख्याल 1-2 महीने पहले, बहुत सारे लोग बंगाल से अचानक भागने लग गए, बॉर्डर पे भीड़ लग गई। तो ये तो कहीं ना कहीं एक गहरा सिंडिकेट है जिससे वो घबरा रही हैं। तो सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब एसआईआर हो जाएगा। और इन सारे जो राजनीतिक बातों को छोड़कर आप इस बात पे गौर कीजिए, बंगाल के जनता को भी गौर करना चाहिए कि जो भारत का नागरिक है सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए और किसी को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और अगर इस तरह से कोई कहता है कि मैं इस वोट प्रक्रिया में भाग लूँगा, तो घुसपैठिया होके उसने वोटर आई कार्ड बना लिया, एसआईआर में चलो वो नहीं पकड़ा गया, या फॉर एनी रीज़न मान लीजिए कि वो एसआईआर के बाद भी बच गया वोटर, तो वो तो वोट किसको देगा सबको पता है, जिसने उसका पाल पोस के रखा हुआ है। तो इस तरह से एक लोकतांत्रिक चुनाव तो होगा नहीं, ये चुनाव तो एक तरह से बायस्ड हो जाएगा और कुछ लोगों द्वारा ये वोट ले लिया जाएगा और सरकार उनकी बन जाएगी। तब जाकर वो दिखाई देगा कि ये एक आईवाश था कि लोकतंत्र में हम जीते हैं वोटों से। और शायद लगता है कि ममता बनर्जी पहले ऐसा कर रही थी, इसीलिए वो इतनी घबराई हुई है, इतनी पैनिक में है, और वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक मेरे पास सेविंग ग्रेस हो जाएगा कि मैंने बहुत कोशिश की और केंद्र सरकार ने इस चीज़ को मुझे करके डैमेज कर दिया, तो मैंने बंगाली अस्मिता को बचाने की बहुत कोशिश की। हो सकता है ये उनका प्लान बी हो या कुछ। कहती हैं कि ये बाहर के लोग हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये बाहर के लोग हैं, बंगाल में तो जो बंगाली हैं वही जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी संभालेगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले एक अलग थलग राज्य की एक कहीं ना कहीं जो डिमांड? हाँ, ये इस एसआईआर के अलावा भी आप देखेंगे पिछले 1-1.5-2 साल से देखेंगे तो जो भी केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जाते थे उनका वो पालन नहीं करती है। और जब सीबीआई गई, ईडी गई, जब रेड करने गई, तो वहाँ पर वो बंगाल की पुलिस, चूँकि पुलिस उनके पास होती है मुख्यमंत्री के पास, तो वो लाकर सीबीआई के ऑफिसर्स को, ईडी के ऑफिसर्स को इंटिमिडेट करती है, धमकाती है, उनका एविडेंस छीन लेती है, उन पे मुकदमे बनवा देती है। तो ये तो सीधी सी बात है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, आप देखें भारत का क्या स्वरूप है। भारत तो एक सभी राज्यों का गणराज्य है, और अगर राज्य ही अपनी मर्जी से करने लगेंगे, कानून अपना केंद्र द्वारा कही गई बातें नहीं मानेंगे, तो टुकड़े हो जाएंगे। ये चाह भी रही है और इनकी टेंडेंसी भी यही है, और ये इसमें बहुत हद तक अभी तक तो कामयाब हो रही है। लेकिन सर, चुनाव आयोग गणेश कुमार जी पर, चुनाव आयुक्त हैं वो, उन पर इस तरीके के संगीन आरोप लगाना, क्या आपको लगता है कि वाकई में कोर्ट इसमें दखल दे पाएगा? क्योंकि गणेश कुमार जी को साफ तौर पे ये कहती हैं कि आपका हश्र जो है बहुत बुरा होने वाला है, आप जो है बिल्कुल भाजपा के लिए काम कर रहे हो। इस तरीके से बात करते जैसे उनके पास एक कठोर सबूत हो उस चीज़ के। वो कहते हैं कि आप भाजपा के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति पर लगाना एक मुख्यमंत्री के द्वारा किस प्रकार लगता है? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा पहले भी जो बंगाल के डीजीपी महोदय थे, उनके खिलाफ कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या क्या एक्शन हुआ जो बंगाल में। तो ममता बनर्जी इसकी एक्सपर्ट हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स को कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम में लेना है, इस चीज़ को जानती हैं, इसलिए वो इस चीज़ को बोल रही है गणेश कुमार के ऊपर। यहाँ मैं ये साथ साथ बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, जैसे हमारी कोर्ट है, जैसे हमारी न्यायपालिका है, या जैसे हमारा लेजिस्लेचर है, वैसे ही एक इंडिपेंडेंट संस्था है। उसका सब कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार होता है। अगर कुछ भी अनुसार उसके नहीं हो रहा है तो सबको अधिकार है उसको चैलेंज करने का, उसके खिलाफ ऑर्डर लेने का। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, जो उनके बारे में ऐसी बातें ये बोल रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो ऐसा कुछ करती होंगी, इसलिए उनको पता है, उनको आशंका है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर उनको लगता है तो उसके खिलाफ सबूत लाएं, कोर्ट में आए, कोर्ट में आकर, अब तो कोर्ट आ गई है तो देखते हैं कि कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, या कोर्ट कैसे कहती है कि ये कैसे बायस्ड है, और कैसे जो भी ये कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया, वो कैसे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या आर्बिट्ररी है, या हाई हैंडेडनेस है। अभी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ममता बनर्जी सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं, कोर्ट को विधानसभा बनाने की कोशिश कर रही हैं, और ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। इस तरह से अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें ये चीज़ डिस्टर्ब होगी, और इससे इनको बचना चाहिए और बाकी लोगों को भी बचना चाहिए। और जनता को सब दिखाई देता है, जनता को भी, बंगाल में जो भी लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो हेल्पलेस हैं। तो उनको अगर अपना प्रदेश बचाना है तो उनको उसी हिसाब से इनको डील करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रदेश
बचाना है। तो ममता जी ये आरोप लगाती हैं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें बंगाल के साथ में सौतेलापन हुआ है, भेदभाव हुआ है। जो बजट पेश हुआ है बाकी राज्यों के मुकाबले ममता बनर्जी कहती है कि चुनावी माहौल भी है, बावजूद इसके बंगाल को कुछ भी नहीं दिया है। इस बार हमने ये भी देखा है कि जो बजट आया है ममता बनर्जी ने उसमें से 5713 करोड़ का रुपए केवल और केवल मदरसों पर खर्च किया है। बाकी चाहे विज्ञान संकाय हो, चाहे वहाँ पर टेक्निकल काम के लिए हो, वहाँ पर बजट जो है बहुत ही कम दिया है। कहीं 80 करोड़ दिया है और शिक्षा के लिए तमाम क्षेत्रों के लिए कहीं 1200 से भी कम का बजट पेश किया है। तो आपको लग रहा है कि दोहरी राजनीति जो है ममता बनर्जी की, इसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने के लिए तैयार हैं। और इनको ऐसा लगता है जैसे बंगाल के ये राजा हैं, इनको विरासत में ये मिली है और यहाँ पर कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चलने देनी है। मुझे अपने हिसाब से, अपनी विम्स एंड फैंसीज़ के हिसाब से या जो मेरे मन में आया है उसी हिसाब से काम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा दिन ये चलना नहीं चाहिए और बंगाल की जनता अगर इस चीज़ को गौर करेगी। अब जनता में भी आप देखें तो बहुत हेल्पलेस वहाँ की जनता हो गई है। जो घुसपैठिए लोग हैं वो वोटर बन गए हैं और वो ममता बनर्जी को वो सपोर्ट करते हैं और ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बनती है तो उनको सपोर्ट करती है। इस चीज़ का आप देखेंगे, छोटा सा गहरे से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जो घुसपैठिए हैं उनको सरकार, जो राज्य सरकार वहाँ की होती है, छोटा मोटा कोई स्कीम देकर अनाज देने के लिए, रहने के लिए कोई ना कोई कागज़ बना देती है। कि जो बजट का जो 1573 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है मदरसों पर, क्या वो घुसपैठियों को भी कई तरीके से आर्थिक हेल्प कर पाएगा? क्योंकि मदरसे हैं वहाँ तो किसी भी नाम पर जो है बाहर से लोग आ जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि मदरसों पर ये 1573 रुपये खर्च करना, करोड़ रुपए खर्च करना, बाकी जो काम है उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई बजट है ये? तो ये जो दोहरापन आपको लग रहा है ये बिल्कुल दोहरापन है और ये आपको दिखाई भी दे जाएगा क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको दिखाई दे जाएगा कि ये किस तरह से मदरसों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है और चाह रही है कि शिक्षा जो दूसरी शिक्षा है जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए गांव में वो नहीं मिले। और कहीं ना कहीं इनकी एक साठगांठ आपको दिखाई देगी। जो फोर्सेस हैं ऐसी, उससे ये अफेक्ट, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ पर सब कुछ जो है कोलैप्स हो चुका है। वहाँ के रोड की हालत जो है वो भी कोलैप्स हो चुकी है। बावजूद उसके केवल मदरसों पर इतना फोकस करना और बाकी जो काम है उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देना, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये एक साजिश के तहत ही हो रहा है? ये कहीं ना कहीं साठगांठ के तहत हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। चूँकि इनको वोट लेने हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, घुसपैठिए उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी वो सेवा कर रही है मदरसों को ज़्यादा पैसा देकर और उनसे वोट लेने की कहीं ना कहीं कोई इंटरनल अंदर खाने डील हो रखी है और वही वो कर रही है, लगातार कर रही है। तो अब मुझे लगता है कि ये अब रुकना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे। हुमायूं कबीर है, टीएमसी के पूर्व नेता हैं और बाबरी मस्जिद की बरसी के दिन ही 6 दिसंबर 2025 को उन्होंने जो है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 12 तारीख को, अभी हाल ही में 12 फरवरी को उन्होंने वहाँ पर निर्माण कार्य जो है उसका भी जायजा लिया और वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है। अब इसको लेकर के सियासत जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो बोल चुके हैं कि ना क़यामत कभी आई थी, ना बाबरी मस्जिद दोबारा कभी बनेगी। हिंदू संगठन है वो सड़कों पर है और वो ये नारे लगा रहे हैं कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। अब इस तमाम चीज़ों पर हुमायूं कबीर वो ये कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र मुझे ये परमिशन देता है कि मैं चाहे मस्जिद बनाऊँ, मैं चाहे मदरसा बनाऊँ या मैं चाहे गिरजाघर बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ। ये कह रहे हैं कि ये मेरी जो है आज़ादी है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या आपको लगता है कि इस देश में वापस से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना और पश्चिम बंगाल में जहाँ पर वैसे ही माहौल ख़राब है, ऐसी जगह पर माहौल ख़राब करना, क्या इसमें कोई कानूनी दखल भी हो सकता है? इसमें कानूनी दखल होने की संभावना तो बहुत कम है क्योंकि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर मैं आज चाहूँ तो मैं मंदिर बनाऊँ, अपने हिसाब से मस्जिद बनाऊँ, जो भी चाहूँ, स्वतंत्रता है उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करती, उसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि वो मेरा फंडामेंटल राइट है। बहुसंख्यक हिंदू ये कहता है कि हम बाबर के नाम पर मस्जिद जो है उसे अलाउड नहीं करेंगे। आप जो है APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर बनाइए मस्जिद, हम जो है उसका स्वागत करेंगे। लेकिन बाबर के नाम पर ही बना करके आप इस देश के हिंदू को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, उन्हें आप ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम तो दोबारा बाबर के नाम पर बना रहे हैं, हिम्मत है तो रोक लो। इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, वो भी हुमायूं कबीर के द्वारा। तो ये तो एक चैलेंज भी हो गया है। तो कहीं आपको लग रहा है कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या फिर ये लचीलापन है कोर्ट का भी या हमारे सिस्टम का भी लचीलापन है कि बहुसंख्यक की बात जो है हम? देखिए, ये बड़े अच्छे से सोच समझ के ये कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि इसमें ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
कोर्ट या प्रशासन इनको रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो हमारे संविधान का लूप होल है उसका गलत ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा बता रहे हैं बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद तो एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। तो उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था कि ये वो मस्जिद है जो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसको मैं दोबारा से मस्जिद बना रहा हूँ। तो ये तो राजनीति है, धर्म की राजनीति ये खुद कर रहे हैं और बीजेपी को कहते हैं कि धर्म की राजनीति ये सांप्रदायिक। आसान काम है, यानी कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनती है तो उसे वाकई में रोका नहीं जा सकता है, कोर्ट के द्वारा तो कानूनी तरीके से नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कानूनी रूप से इस पर बहुत कुछ कार्रवाई आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो हिंदू संगठन है जो ये लगातार कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी भी कह चुके हैं कि ना क़यामत आई है ना मस्जिद बन पाएगी, इसके बावजूद अगर हिंदू संगठन ही कहते हैं और ये कह भी रहे हैं कि हम चलो मुर्शिदाबाद के नारे लग रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, मुर्शिदाबाद हम तोड़ देंगे, अगर मान लीजिए ये घटनाक्रम भी हो जाए, वहाँ पर मस्जिद मान लीजिए बन जाए और तमाम जो हिंदू संगठन है वो वापस से उस ढांचे को तोड़ दे, उसके बाद तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस पर कोर्ट का रुख जो है वो किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, अगर ढांचे को कोई तोड़ता है, अब सबसे पहले समझना ये होगा कि वो जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, किसी ट्रस्ट ने खरीदी है, किसी इंतजामिया कमेटी ने खरीदी है। अगर इंतजामिया कमेटी कोई ज़मीन खरीद कर उस पर मालिकाना हक जो है वो मान लीजिए कि ले लिया गया है, हुमायूं कबीर मान लीजिए कि वो ले चुके हैं, अब वहाँ पर वो मस्जिद जो है वो बना भी दिए हैं और कोई हिंदू संगठन जो है वो जो विरोध कर रहे हैं वो आके वापस से उसको ढांचे को तोड़ देते हैं, जैसा कि 1992 में हुआ था, मान लीजिए तोड़ देते हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव फॉल्ट में क्या तमाम हिंदू संगठन ही आएंगे, क्योंकि वो लोग तो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल, वो ऐसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इनवाइट भी कर रहे हैं कि ऐसा पोलराइजेशन हो और वहाँ पर जो भी हिंदू संगठन जाकर वहाँ तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, उनकी प्रॉपर्टी में आप ट्रेसपास करेंगे, आप डैमेज करेंगे, तो उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो उनको भुगतना पड़ेगा। और किसी तरह से ये इलेक्शन के समय का नाटक है, ये मुझे लगता है कि वो पोलराइज करने के लिए या एक वोट बैंक को उस तरह से खड़ा करने के लिए ये नाटक हो रहा है। और हिंदू संगठनों को बहुत सोच समझकर इस पर ये देखना चाहिए कि इसका राजनीतिक फ़ायदा कहीं वो अपने जोश में या अपने धर्म बचाने के लिए दूसरे लोगों को ना दे दे। बिल्कुल ठीक है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? छाया शर्मा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक महिला मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, अपने आप को बड़ा ही धाकड़ कहती हैं और ये कहती हैं कि अगर मुझे परेशान किया गया तो मैं दिल्ली तक जो है माहौल गरमा दूंगी। आपने भी देखा होगा ममता बनर्जी के कार्यकाल को, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी अभी तक जो कर रही है एसआईआर के मुद्दे पर लगातार कोर्ट का रुख करती हैं और कहती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, मैं इसकी खिलाफत करती हूँ, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, किस प्रकार से देखती है इस पूरे घटनाक्रम? बस वो अपने मुख्यमंत्री होने का फ़ायदा उठा रही हैं और तो कुछ नहीं कर सकती इससे ज़्यादा, और हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को ही पीछे करने में लगी हुई है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री, आपने ये भी देखा कि वहाँ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई है उसके बाद भी उनका जो रुख था वो बड़ा ही ऐसा लचीलापन जैसा देखने को मिला। एक बच्चे के बलात्कार के बाद वो ये कहती है कि लड़की रात को 8 बजे बाद घर से ना निकले। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसी बयानबाजी और अपने ही प्रदेश में, आपको लगता है कि वाकई में ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत मैसेज है और पश्चिम बंगाल के लिए और वहाँ की बहन बेटियों के लिए और खतरनाक है? बहुत ज़्यादा। अगर बहन बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी मुख्यमंत्री जो खुद महिला है उनके होने का क्या फ़ायदा? अगर वो महिलाओं की प्रॉब्लम या उनकी समस्याएं नहीं समझ रही, उनका साथ नहीं दे रही, उनके लिए कोई एक्शन नहीं कर रही, तो आगे कौन करेगा? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वो जो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी हो गई, भाजपा हो गई, तानाशाही कर रही है और चुनाव आयोग जो है वो इन्हीं का काम कर रहा है, इन्हीं का एक विंग है, भाजपा का विंग है, इस बात को आप कितना सीरियस लेते हैं? इसको तो कोई सीरियस नहीं लेगा। ये तो सभी ये लगे हुए हैं कि एक दूसरे के लिए बोलेंगे, अपोजिट हैं तो बोलेंगे ही, इसलिए मुद्दा तो उठाना ही है उन्होंने। कोई ना लग रहा है कि केवल ये मुद्दे बना रही है चुनावी जा रहे हैं, बिल्कुल बनाए जा रहे हैं जी। तो देखिए, हमारी बातचीत थी ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो दलीलें पेश हुई हैं उनको लेकर के भी और बजट जो है उसको लेकर के भी। इसका आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।